हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, कूलाम्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग आज करेंगे। और आज हम लोग सिर्फ दो ही न्यूमेरिकल करेंगे और दोनों बहुत बहुत अच्छे, बहुत सही, मतलब बहुत कठिन भी नहीं है, बहुत सरल भी नहीं है। ठीक है, मतलब मीडियम साइज के दोनों न्यूमेरिकल है। ठीक, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो है द साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज द साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज The side of a equilateral triangle is 2 centimeter, charge plus 10 microcoulomb, 20 plus, यहाँ पर प्लस लिख लीजिए, plus 20 microcoulomb and minus 20 microcoulomb are placed at its three corners respectively. Find the magnitude of the electric force acting on plus 10 microcoulomb charge. ठीक, हमें plus 10 microcoulomb पर फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक, डायरेक्शन नहीं निकालनी, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो हम लोग अपना ये फिगर बना लेते हैं। फिगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, तो इसकी एक जो साइड दी हुई है हम लोगों को, वो दी हुई है 2 सेंटीमीटर, तो सारी साइडें 2 सेंटीमीटर होंगी। ठीक है, तो सभी साइडें 2 सेंटीमीटर होंगी। हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, देख लीजिए, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग अपने चार्ज जो 10 प्लस 10 माइक्रोकुलाम प्लस 20 माइक्रोकुलाम एंड माइनस 20 माइक्रोकुलाम दिया हुआ है, ये हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, तो लिख लेते हैं प्लस 10 माइक्रोकुलाम प्लस 20 माइक्रोकुलाम माइनस 20 माइक्रोकुलाम। ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग जब इस तरह के सवाल करते हैं तो हम लोगों को निकालना है किस पर, ये पहले देखते हैं। हम लोगों को निकालना है मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है प्लस 10 माइक्रोकुलाम पर। तो हम लोग देखेंगे प्लस 10 माइक्रोकुलाम पर कहाँ कहाँ से फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि प्लस 20 माइक्रोकुलाम वाला चार्ज जो है वो प्लस 10 माइक्रोकुलाम वाले चार्ज को रिपल करेगा। ठीक है, तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक, ये मैंने मान लिया F1। ठीक, F1 वेक्टर। इसी तरह से ये प्लस 20 माइक्रोकुलाम वाला चार्ज प्लस 10 माइक्रोकुलाम वाले को अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। इसको मैंने मान लिया F2 वेक्टर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे। अब एक चीज और ये निकल कर आती है कि इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एवरी एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, तो यानी कि ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, अब जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो माइक्रोकुलाम में तो पुट नहीं करेंगे, इसको हम लोग पुट करेंगे कूलाम में। ठीक है, तो प्लस 10 माइक्रोकुलाम वाले को जब हम लोग पुट करेंगे तो लिखेंगे 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, इसी तरह से हम लोग जब जब प्लस 20 माइक्रोकुलाम वाले को पुट करेंगे, की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या लिखेंगे 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, और 2 सेंटीमीटर वाले को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक, तो हम लोग अपनी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए चल रहे हैं। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे F1 वेक्टर, यानी कि जो चार्ज प्लस 20 माइक्रोकुलाम के द्वारा जो जो फोर्स लग रहा है प्लस 10 माइक्रोकुलाम वाले चार्ज पर, उसके उसके बीच में उसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो हमें
निकालना है, ठीक है। तो F1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q। देखो Q1 और Q2, तो Q1 और Q2 यही वाला तो फार्मूला लगाते थे। तो F1 वेक्टर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। अरे यार ये वाला फार्मूला उसका है, कूलाम्स लॉ वाला फार्मूला ही तो लगाएंगे यहाँ पर। अब हम लोग वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। तो F1 वेक्टर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। कैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 क्या है, Q1 है +10 माइक्रो कूलाम। तो इसको कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक। 10 इंटू 10⁻⁻⁶। इसी तरह से Q2 की वैल्यू क्या है, +20 माइक्रो कूलाम। 20 इंटू 10⁻⁻�6। Q1 इसको Q1 और Q2 इनको क्यों लिया, क्योंकि हम निकाल रहे हैं सिर्फ F2 और F2 हम निकाल रहे हैं सिर्फ F1 वेक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो F1 जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है सिर्फ इनके और इनके कारण ही लग रहा है फोर्स। इस वजह से हम लोग Q1 Q2 इनको लेंगे, ठीक। इसी तरह से जब F2 फोर्स लेंगे तो हम लोग इनके कारण और इनके कारण ही फोर्स लग रहा है, तो हम लोग F2 वेक्टर लेते वक्त इनको लेंगे, ठीक है। तो F1 वेक्टर अपॉन में एक चीज अभी बची है आर स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 2 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे 2 इंटू 10⁻⁻², 2 इंटू 10⁻⁻², स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो, ठीक है। तो F1 वेक्टर को जब सब सॉल्व करोगे आप लोग ये, तो आ जाएगा 4500 न्यूटन, ठीक। अब हम लोग निकालेंगे F2 वेक्टर, फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो F2 वेक्टर इज इक्वल टू, फार्मूला हम लोग यही वाला लगाएंगे, तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁹। Q1 क्या लेंगे, Q1 ले लिया +10 माइक्रो कूलाम, तो 10 इंटू 10⁻⁻�6, ठीक। इसी तरह से -20 माइक्रो कूलाम ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि इन दोनों के बीच हमें मैग्नीट्यूड सिर्फ निकालना है, डायरेक्शन हमें नहीं निकालनी, ठीक है। तो आप इस चीज के लिए परेशान मत होना कि -20 माइक्रो कूलाम है, इसको माइनस में लिखो। माइनस का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, सिर्फ वेक्टर फॉर्म में जब हो तब हम लोग माइनस का प्रयोग करते हैं, तब हम लोग साइन लेते हैं, अदरवाइज हम लोग साइन नहीं लेते, ठीक। तो इसका हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो -20 माइक्रो कूलाम को हम लोग सिर्फ लिखेंगे 20 इंटू 10⁻⁻�6, यानी कि इसका साइन को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 20 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन, ठीक। अब हम लोग इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया का होल स्क्वायर, ठीक। तो हम लोगों का आ गया F2 वेक्टर इज इक्वल टू 4500 न्यूटन। कैसे आ गया, क्योंकि इसकी वैल्यू इसमें जो जो सब कुछ लिखा है Q1 Q2 वही चीज इसमें भी लिखी हुई, इस वजह से इन दोनों की वैल्यू सेम हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं F1 वेक्टर इज इक्वल टू F2 वेक्टर इज इक्वल टू F, मैंने मान लिया, ठीक। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, +10 माइक्रो कूलाम पर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। रिजल्टेंट हम लोग इसलिए निकालेंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी दूसरी है और इसकी डायरेक्शन भी दूसरी है, इस वजह से हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, रिजल्टेंट निकालने के लिए फार्मूला होता है, रिजल्टेंट निकालने के लिए सिर्फ फार्मूला बता रहा हूँ, R इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। इस फार्मूले के द्वारा हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पर अपना फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट F1 वेक्टर का स्क्वायर F1 वेक्टर स्क्वायर प्लस F2 वेक्टर स्क्वायर प्लस 2F1 वेक्टर इंटू F2 वेक्टर कॉस थीटा। F1 F2 की वैल्यू हम लोगों ने क्या मानी है, F मानी है, ठीक है। तो F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F कॉस कितनी लेंगे, थीटा की वैल्यू क्या लेंगे पता है, इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट निकालना है। इसके अरे यार इसके और इसके बीच का रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल क्या है, 120 डिग्री है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, ठीक है। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। हम लोग यही वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। तो हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -F स्क्वायर और एक F स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, F स्क्वायर बचेगा, ठीक। खाली F स्क्वायर बचेगा, तो F स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो F आ जाएगा, ठीक। तो F किसके बराबर था, F बराबर था F1 वेक्टर के और F2 वेक्टर, दोनों में से किसी की वैल्यू उठा के रख दो, तो क्या हो जाएगा आंसर, 4500 न्यूटन हम लोगों का आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो ये सवाल हो गया कंप्लीट, ये आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल जो है, 4 इक्वल पॉइंट चार्ज ईच क्यू आर प्लेस्ड ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर साइड ए, कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज, ठीक है। किसी भी एक चार्ज पर आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक। जैसे उसमें हम लोगों को दिया हुआ था, पिछले सवाल में हम लोगों को दिया हुआ था +10 माइक्रोकूलम पर मैग्नीट्यूड निकालना है, इसी तरह से इसमें दिया हुआ है किसी भी एक चार्ज पर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो, ठीक है। तो 4 इक्वल पॉइंट चार्ज मतलब कि सभी पर पॉइंट चार्ज कितना है, क्यू, ठीक। तो यहां पर भी क्यू है, यहां पर भी क्यू है, यहां पर भी क्यू है और यहां पर भी क्यू है। 4 इक्वल पॉइंट चार्ज ईच क्यू, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं, आर प्लेस्ड ऑन 4 कॉर्नर्स, चारों कॉर्नर्स पे हैं, ठीक, ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए, स्क्वायर है उसकी साइड ए है, ठीक है। साइड ए है तो इसका मतलब ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है और ये भी साइड ए है, ठीक। कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज, किसी एक चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करो आप। तो देखो एक चीज और स्क्वायर के बारे में जान लो, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, ठीक, उसकी उसके उन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है a√2, इसी तरह से दूसरे वाले की भी होगी a√2। उसके बीच की डिस्टेंस होती है a√2, इसी तरह से दूसरे वाले की भी डिस्टेंस होगी। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, एक एक नाम दे देते हैं इस स्क्वायर को, इस स्क्वायर को हम लोग नाम दे देते हैं ABCD, ठीक। तो मैंने दे दिया इसको A दे दिया, इसको दे दिया हम लोगों ने B दे दिया, इसको C कह दिया और इसको कह दिया हम लोगों ने D। तो हम लोग निकालेंगे, मैंने आप किसी भी चार्ज पर निकाल सकते हो फोर्स का मैग्नीट्यूड, मैं निकालूंगा डी पर, ठीक। तो जब डी पर फाइंड आउट करना हो फोर्स, ठीक है, तो कैसे करते हैं,
पिछले सवाल में मैंने बताया था, जब इस तरह के सवाल हो तो हम लोग देखते हैं किस कहाँ से फोर्स लग रहा है इस चार्ज पर। जिस चार्ज पर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो उस चार्ज पर कहाँ से फोर्स लग रहा है ये देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए फोर्स लगने के लिए कि चार्ज किस किस नेचर का है। ठीक है, तो इसमें तो ये लिखा नहीं है, इसमें लिखा है सब क्यू क्यू क्यू। ठीक है, तो हम लोग इसको पॉजिटिव मानेंगे। ठीक, क्यों मानेंगे? क्योंकि जब जब निगेटिव ना लिखा हो तो पॉजिटिव माना जाता है, प्लस। तो मैंने सब मान, जितने भी चार्ज हैं सब वो पॉजिटिव नेचर के हैं। तो तो क्या होगा, तो तो जो सी कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, सी कॉर्नर पे चार्ज जो रखा हुआ है, उसके कारण डी कॉर्नर वाले चार्ज पर जो बल लगेगा, वो जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन लगेगा। ठीक, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसको मैंने मान लिया एफ डी सी। ठीक, कोई दिक्कत? इसी तरह से ए कॉर्नर पर जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण डी कॉर्नर वाले चार्ज पर बल लगेगा इस डायरेक्शन में, रिपल्सन। इसको मैंने मान लिया एफ डी ए। कोई दिक्कत? इसी तरह से अब देखो कहां से बल लग सकता है। अब लग सकता है बी वाले से। बी वाले से जो रिपल्सन लगेगा डी वाले कॉर्नर पे, वो लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक, इसको मैंने मान लिया एफ डी बी। अब हम लोग सबका एक एक को करके उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। पहले एफ डी सी वाले का निकालेंगे, फिर एफ डी बी का, फिर एफ डी ए का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एफ डी ए का निकालते हैं। ठीक है, एफ डी ए इजिकल टू वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो एफ डी ए का निकालना है तो ए पर चार्ज है क्यू, डी पर चार्ज है क्यू, दोनों पर क्यू क्यू चार्ज है, तो Q1 Q2 की वैल्यू क्या हो गई? क्यू क्यू हो जाएगी। Q1 की वैल्यू भी क्यू हो गई और Q2 की वैल्यू भी क्यू हो गई, अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? ए है, तो ए स्क्वायर। ठीक है, तो एफ डी ए की वैल्यू क्या हो गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब अब दूसरा अब दूसरा दूसरी दूसरा मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वो निकालते हैं एफ डी बी का। ठीक है, तो एफ डी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो डी वाले पर क्यू चार्ज है, बी वाले पर भी क्यू चार्ज है, तो दोनों पे Q1 भी क्यू है और Q2 भी क्यू है, अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? a/√2। ठीक है, अरे यार डायगोनल ही तो लेंगे, डी और बी। देखो डी और बी, a/√2 का स्क्वायर। ठीक, तो एफ डी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसी तरह से अब हम लोग निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे? अब हम लोग निकालेंगे एफ डी सी की। ठीक, एफ डी सी की वैल्यू निकालते हैं। एफ डी सी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एफ डी सी में देखते हैं तो देखो डी पर भी क्यू चार्ज है, सी पर भी क्यू चार्ज है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ए है, तो यहाँ पर भी क्यू लिख दिया, यहाँ पर भी क्यू लिख दिया, अपॉन ए स्क्वायर। तो एफ डी सी इजक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं होगी। एफ डी सी, एफ डी बी और एफ डी ए निकाल लिया। अब हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट हमें क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। तो पहले हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं एफ डी सी और एफ डी ए का। ठीक, एफ डी सी और एफ डी ए का रिजल्टेंट निकालते हैं, यानी कि इसका और इसका, तो इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो हम लोग अपना रिजल्टेंट निकालते हैं। उससे पहले, रिजल्टेंट निकालने से पहले एक चीज और देख लो, एफ डी सी की वैल्यू किसके इक्वल है?
एफ डी सी की वैल्यू एफ डी ए के बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। एफ डी सी इज इक्वल टू एफ डी ए इज इक्वल टू एफ, मैंने मान लिया ऐसा, ठीक है, ये मान लिया है मैंने मान लिया कि इन दोनों की जो वैल्यू है वो दोनों की सेम है, इसकी वैल्यू इसके सेम है निकालने पर, तो इनकी वैल्यू को मैंने एफ के इक्वल मान लिया, ठीक। तो अब हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो एफ मान लिया मैंने, एफ डैश उसका रिजल्टेंट है, ठीक। तो एफ डैश इज इक्वल टू अंडर रूट एफ डी सी का होल स्क्वायर प्लस एफ डी ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ डी सी इंटू एफ डी ए कॉस कितना, इन दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, इन दोनों के बीच बनेगा 90 डिग्री का एंगल, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, ठीक। तो एफ डैश इज इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0, ठीक है। तो एफ डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 2f स्क्वायर, तो एफ डैश इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अंडर रूट 2, रिजल्टेंट निकल के आ गया, ठीक है। अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन और एफ डी बी वाले वेक्टर की डायरेक्शन, यानी कि रिजल्टेंट जो आया निकल कर है उसकी डायरेक्शन और एफ डी बी वाले वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। इस वजह से हम लोग इसके नेट वेक्टर को फाइंड करने के लिए इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पता है, अब हो जाएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इन दोनों का जो नेट वेक्टर होगा, नेट फोर्स होगा, एफ नेट इक्वल टू, मतलब अरे यार ये नेट फोर्स वही है जो 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 डी कॉर्नर पे हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, वही नेट फोर्स है ये, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एफ डैश जो रिजल्टेंट आया है एफ डैश प्लस एफ डी बी, ठीक है। तो एफ डैश क्या आया है, एफ अंडर रूट 2 प्लस एफ डी बी क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है, यही तो आया था। अरे यार देख लो एफ डी बी की वैल्यू क्या आई थी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, यही तो आई थी, यही चीज हम लोगों ने नीचे लिख दी है, ठीक। अब एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू डी ए और डी सी के बराबर है, तो डी सी की वैल्यू ले लो या डी ए की वैल्यू ले लो, तो हम लोगों ने लिख दी यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन हो गया, तो बचा अंदर अंडर रूट 2 प्लस 1/2, और इसकी डायरेक्शन होगी बी से डी की ओर, ठीक। यही हो गया आपका आंसर, यानी कि जो डी वाले चार्ज पर हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे, ठीक है, किसी भी एक चार्ज पर निकालना था, तो डी वाले चार्ज पे हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकालने के लिए निकाल रहे थे हम लोग, तो जो डी वाले चार्ज पर मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे वो हम लोगों का यही आ गया, ठीक है, जो नीचे लिखा हुआ है ये आंसर, यही हम लोगों का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।